Welcome back to my channel with a new story किस्मत कनेक्शन। चैप्टर 1। जिंदल ग्रुप्स की इमारत अपने आप में एक साम्राज्य की पहचान थी। चमचमाते शीशों से ढका विशाल हेड ऑफिस शहर के बीचों बीच ताकत और सफलता का प्रतीक बना खड़ा था। ऊपर की मंजिल पर आशी जिंदल का कैबिन, कांच की दीवारों से सजा, व्यवस्थित और शानदार कमरा। एक ओर शहर का खुला नजारा, दूसरी ओर फाइलों और अवार्ड से भरी अलमारी। आशी गहरे नीले बिजनेस सूट में हमेशा की तरह गरिमा से भरी बैठी थी। उसकी आंखों में सालों का अनुभव, होठों पर आत्मविश्वास की रेखा और चेहरे पर वही तेज जो सालों पहले उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। उसके सामने बैठा था विराज वशिष्ठ, वी ग्रुप्स का मालिक। चेहरा थोड़ा झिझका हुआ, आवाज धीमी लेकिन इरादे भारी। आशी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, मैं अपने बेटे शुभ के लिए तुम्हारी बेटी अन्वी का रिश्ता लेकर आया हूँ। कमरा पल भर को खामोश हो गया। आशी ने आंखें सीधी उसकी ओर टिकाई। चेहरा शांत था, लेकिन लहजा सख्त और साफ। आई एम सॉरी, मिस्टर वशिष्ठ, लेकिन ये फैसला मैं अपनी बेटी पर ही छोड़ती हूँ। अभी वो शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। उसका पूरा ध्यान उसके करियर पर है। आप जानते ही हैं, वो इंटरनेशनल एथलीट है। देश के लिए कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है। उसके सपनों की उड़ान इतनी बड़ी है कि उसे कोई बांध नहीं सकता। विराज को उसकी बात चुभी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। जानता हूँ, लेकिन इसी वजह से तो आया हूँ। मेरा बेटा शुभ लापरवाह है, हर बात को मजाक में लेता है। लेकिन वो गेमिंग टेक्नोलॉजी और आईटी में भी अच्छा, लेकिन बस सारा दिन गेम ही खेल के बर्बाद कर देता है। शायद अन्वी जैसी लड़की के साथ रहकर वो संभल जाए, सुधर जाए। आशी हल्के से हंसी, मगर वो हंसी व्यंग्य से भरी थी। तो आप चाहते हैं कि मेरी बेटी आपकी बेफिक्र औलाद को सुधार दे? मिस्टर वशिष्ठ, वो कोई टीचर नहीं है। मेरी बेटी अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जिएगी। उसकी शादी भी उसकी पसंद से होगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं कि आप कहेंगे और मैं इस रिश्ते को हाँ कर दूंगी। कमरे की हवा भारी हो गई। विराज के चेहरे पर गुस्सा भी था और शर्म भी। उसे मालूम था कि आशी सच कह रही है, उसका बेटा वाकई निकम्मा है। फिर भी एक पिता होने के नाते उसने आखिरी कोशिश की थी। आशी ने धीरे से फाइलें समेटी और साफ आवाज में बोली, आप जा सकते हैं, मिस्टर वशिष्ठ। इस मामले में मेरी बेटी की राय ही आखिरी होगी। विराज भारी कदमों से उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसकी आंखों में एक कसक थी, कहीं ये रिश्ता उसके बेटे के हाथ से फिसल न जाए। दरवाजा बंद हुआ और कमरा फिर से शांत हो गया। आशी खिड़की तक आई। बाहर शहर का शोर, दौड़ती गाड़ियां और ढलते सूरज की रोशनी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मगर दिल में एक कोमलता। अन्वी, मेरी बेटी, तू आजाद है। तेरा हर फैसला तेरा अपना होगा। उसी समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ट्रैक, लाल ट्रैक पर धूप झिलमिला रही थी और हवा में खिलाड़ियों के जोश की गूंज। बीचों बीच दौड़ती अन्वी जिंदल। लंबा कद, एथलेटिक शरीर, आंखों में अडिग निश्चय। फेयर स्किन, 5 फीट 5 इंच हाइट। जैसे ही उसने फिनिशर लाइन पार की, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कोच ने स्टॉपवॉच देखते हुए कहा, 1 सेकंड कम, अन्वी, ये तेरी अब तक की बेस्ट टाइमिंग है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप दूर नहीं। अन्वी ने पसीने से भीगा चेहरा तौलिए से पोंछा। सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर एक विजेता की चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने नहीं, नया इतिहास बनाने आई हूँ, सर। उसके दोस्त और बाकी खिलाड़ी उसे घेर कर शोर मचाने लगे, लेकिन भीड़ के बीच भी उसकी नजरें आकाश पर थी, मानो वो पहले से ही अपनी उड़ान देख रही हो। आशी अपने ऑफिस की खिड़की से शहर को निहार रही थी, और उसी वक्त कहीं दूर ट्रैक पर अन्वी अपने सपनों की दौड़ दौड़ रही थी। दो पीढ़ियां, माँ और बेटी, दोनों के अपने अपने फैसले, और शायद अब उनके फैसलों से ही इस नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। वशिष्ठ मेंशन की ऊंची ऊंची दीवारें और संगमरमर से जड़ी सीढ़ियां उसकी पुरानी शान की गवाही देती थीं। अंदर प्रवेश करते ही एक गहरी गंभीरता का माहौल था। जैसे ही विराज वशिष्ठ ने भीतर कदम रखा, सबसे पहले उसकी आवाज गूंजी, शुभ कहाँ है? सामने खड़ा सर्वेंट तुरंत सिर झुकाकर बोला, बड़े मालिक, बड़े बाबा अपने कमरे में हैं। विराज का माथा और सिकुड़ गया। उसके कदम भारी लेकिन तेजी से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगे। शुभ का कमरा। कमरे का दरवाजा खोलते ही विराज की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। बड़ा सा मास्टर बेडरूम, मगर आधे से ज्यादा हिस्से पर फैली थी गेमिंग कंसोल्स, हाईटेक स्क्रीन और लेजरों की चमक से भरी मशीनें। एक कोने में ट्रॉफियां धूल खा रही थी, दूसरी ओर महंगे जूते और बिखरे कपड़े पड़े थे। बीच में आराम से गेमिंग चेयर पर धंसा बैठा था शुभ वशिष्ठ।
6 फुट लंबा कद, मॉडल जैसी बॉडी और नुकीले नक्श, हाथों में कंट्रोलर, कानों तक लंबे बाल जिस पर हेडफोन, और सामने स्क्रीन पर चमकती वर्चुअल वर्ल्ड की लड़ाई। विराज ने गुस्से में जाकर उसके हेडफोन खींचकर फेंक दिए। शुभ, उसकी आवाज कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम्हें कंपनी संभालनी चाहिए, बिजनेस सीखना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ सब बर्बाद करने पर तुले हो। इन गेम्स के अलावा तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता? शुभ ने बिना घबराए, बेहद ठंडे अंदाज में अपना हेडफोन उठाया और बेमन से कहा, डैड, फाइनल राउंड है, बस 10 मिनट, उसके बाद आपकी बातें सुन लूंगा। उसकी लापरवाही विराज को और भड़का गई। 10 मिनट? शुभ, तुम्हारे पास जिंदगी भर बर्बाद करने के लिए दसियों साल पड़े हैं, लेकिन कंपनी वो अगर हाथ से निकल गई तो कभी वापस नहीं आएगी। मगर शुभ की नजर अब भी स्क्रीन पर थी। 10 मिनट बाद स्क्रीन पर खेल खत्म हुआ। शुभ ने विजयी मुस्कान के साथ कंट्रोलर एक तरफ फेंका, फिर आराम से हेडफोन गले में डालकर अपनी रोलिंग चेयर को घुमाया और सीधे बेड पर बैठे विराज की ओर देखने लगा। चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी। देखिए डैड, कितनी बार कहूं, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी, मीटिंग्स, शेयर मार्केट, ये सब आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ये सब बोझ है। विराज के गले में गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को था। शुभ, तुम्हारी ये बातें सुनकर शर्म आती है मुझे। जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने जिंदगी झोंक दी, वो एक दिन तुम्हें ही चलानी है, और तुम कहते हो इंटरेस्ट नहीं है। शुभ ने कंधे उचकाए और बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में बोला, हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो हमेशा? मुझे गेमिंग पसंद है, मॉडलिंग में नाम कमाना है, अपनी तरह जीना है। आप क्यों चाहते हो कि मैं आपकी कॉपी बनूं? कमरा फिर से खामोश हो गया। एक तरफ पिता की महत्वाकांक्षा थी, दूसरी तरफ बेटे की बेपरवाह आजादी। विराज ने गहरी सांस भरी। उसे पता था शुभ से बहस का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में ये लड़का कभी जिम्मेदारी समझेगा? क्या ये अन्वी जैसी लड़की के काबिल है भी? चैप्टर 2। अब आगे। विराज के चेहरे पर ठंडापन उतर आया, कठोर, निश्चयी और किसी भी तरह के बहाने से परे। उसने कदम बढ़ाकर बेड के पास खड़े शुभ की आंखों में सीधे देखकर कहा, ठीक है, सुन ले बेटा, मेरी एक शर्त है और वह सख्त है। या तो तुम ये घर, विरासत और मेरे नाम से जुड़ा सब कुछ छोड़कर जहां चाहो जाकर वही कर लो जो तुम्हारा दिल चाहता है, या फिर तुम अन्वी जिंदल को इम्प्रेस करके उससे शादी कर लो और कंपनी संभालो। दोनों में से जो शर्त मंजूर है वही करोगे। अगर अन्वी को शादी के लिए मना ले सकोगे तो उसके बाद तेरी हर मनमर्जी पर मैं चुप रह जाऊंगा। कमरे की दीवारों पर लटकते महंगे पेंटिंग्स से भीजी हवा गूंज रही थी। शुभ की उंगलियां अभी भी रिक्त कंट्रोलर की ओर लिपटी थी, लेकिन अंदर कुछ पलक झपकते ही बदल गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, डैड, ये शादी कहाँ बीच में आ गई? और ये बैंक अकाउंट सीज करवाना, पैसा बंद कर देना, घर छोड़ देने की धमकी, ये सब क्या है? विराज ने एक श्वास ली, आंखें ज्यों की त्यों कठोर। उसकी आवाज में कोई नर्म भाव नहीं बचा था, सिर्फ पिता का फैसला और कारोबार के लिए एक आखिरी दबाव। तेरे पास 1 महीना है, शुभ। 1 महीना, यही आखिरी वक्त है जिसे मैं दे रहा हूँ। शुभ के चेहरे पर समंदर की तरंगों सी झुंझलाहट आई। उसके सीने में एक चुभन सी उठी और वह भावुकता के साथ बोल उठा, कुछ ऐसा जो अक्सर वह छुपा कर रखता था। अगर आज मॉम होती तो आप ऐसी बातें नहीं करते। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। उसकी आवाज में हल्की कठोर भावुकता थी, शब्द जैसे अटक कर निकल रहे हों। विराज के होठ कान पे, मगर दया के संकेत नहीं। उसकी ठुड्डी उठी और गुस्सा उबल पड़ा। अपनी ये नौटंकी बंद कर, उसने कठोर स्वर में फटकार लगाई। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो शायद बातें अलग होती, लेकिन वही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ, मैंने अब और वह तरीका नहीं अपनाना जिस पर तुम भरोसा करते हो। इस बार मैं तेरी इन ट्रिक्स में नहीं आने वाला। अन्वी से शादी कर या घर छोड़ दे। शुभ के अंदर कुछ टूट सा गया, नफासत भरी चिढ़ और बचपन की किसी खोई हुई छवि की लौटी हुई पीड़ा। उसने चेहरा फुग्गा कर लिया, आंखें लाल होने लगी, मगर आवाज बाहर से फिर भी नर्म बनती रही, 1 महीना, ठीक है। पर आप सोचते क्या हैं कि मैं इतनी आसानी से किसी के सामने झुक जाऊंगा? विराज ने कड़ी नजर से कहा, मैं किसी से नहीं कह रहा कि झुक जा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू अपनी जिम्मेदारी समझे, और अगर तू नहीं समझता तो घर छोड़ दे। लेकिन याद रख, समय एक बार चला गया और लौट कर नहीं आता। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। शुभ ने झटपट अपनी पलंग पर रखे जूतों को देखा। उसके पास की अलमारी से कुछ फोटो झलक रहे थे, एक नाराज पिता, एक अनुपस्थित माँ, और बीच में खुद की वो छवि जिसे वह सहारा मानता था।
आराम, रंगीन स्क्रीन और असंख्य छोटी सी खुशियां। विराज धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, उसका कदम भारी था पर इरादा पक्का। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार कहा, 1 महीना, शुभ। फिर मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। दरवाजा बंद होते ही शुभ के कंधे डगमगा गए। वह अपने आप से लड़ रहा था, गर्व बनाम आजादी, पिता की उम्मीद बनाम अपनी मर्जी। अंदर कहीं एक आवाज बार बार गूंज रही थी, यदि माँ होती। और वही आवाज उसे नजर नहीं आने देती, किसी भी रास्ते की झलक दे रही थी। उस रात शुभ अपने कमरे में अकेला रहा, स्क्रीन की नींद भरी रोशनी उसके चेहरे पर मध्यम चमक छोड़ रही थी। और शहर की दूसरी ओर, आशी ने अपने ऑफिस में विराज से हुई लड़ाई की गर्माहट अपने सीने में संभाली, एक माँ की तरह, पर डट कर। उसने अन्वी का फोटो देखा, उसका शांत चेहरा, उसकी दौड़ते हुए मुस्कान। दूसरी ओर, दोपहर का सूरज स्टेडियम की दीवारों से सरक रहा था। तालियों और हूटिंग की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अन्वी जिंदल अपने स्पोर्ट्स बैग को कंधे पर डालते हुए बाहर निकली। पसीने से भीगा चेहरा चमक रहा था, आंखों में जीत का आत्मविश्वास और होठों पर मुस्कान थी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, सामने खड़ी एक काली लग्जरी कार ने उसका ध्यान खींचा। कार के पास ही शालीन अंदाज में खड़ी थी आशी जिंदल। बिजनेस सूट पहने, फिर भी मातृत्व की गर्माहट लिए, वही व्यक्तित्व जिसकी आभा को लोग सफलता और शक्ति का दूसरा नाम कहते थे। अन्वी की आंखें चमक उठी। वह तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी और मां को कसकर गले लगा लिया। मॉम, आशी की कठोर मुखाकृति पल भर को पिघल गई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसके माथे पर चूमा। कैसा रहा आज का दिन, चैंपियन? अन्वी ने सांसों में उत्साह भरते हुए कहा। आपकी बेटी हमेशा अपना बेस्ट देती है, मॉम। आशी ने स्नेह से उसकी ठुड्डी उठाई, मगर तभी वह अचानक चौकन्नी हुई। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और पूछा, तेरे कोच कहाँ हैं? और उसने हल्की शरारत भरे अंदाज में कहा, तेरे फादर कहाँ गायब हो गए? अन्वी अभी जवाब देती कि पीछे से एक गर्मजोशी से भरी आवाज गूंजी। जहां मेरी बेटी, वहां मैं। दोनों ने पलटकर देखा। वहां करण सहलावत खड़ा था, साधारण कपड़ों में भी एक देसी ठाठ झलकाता हुआ। उसके चेहरे पर वही अपनापन था जो सालों से इस परिवार का आधार बना हुआ था। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मैच के हर पल पर नजर थी मेरी। और आज फिर मेरी शेरनी ने कमाल कर दिखाया। अन्वी खिलखिलाकर हंसी और आगे बढ़कर पापा के गले लग गई। डैड, अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद ये सब कभी मुमकिन नहीं होता। करण ने उसका माथा चूम लिया। अरे पगली, तेरे हाथ में कमाल है। मैं तो बस तुझे याद दिलाता हूँ कि तू कितनी मजबूत है। बाकी सब तू खुद करती है। आशी एक कदम पीछे खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। उसने धीरे से कहा, जहां मेहनत और सपने एक साथ चलते हैं, वहां जीत हमेशा रहती है। कार का दरवाजा खुल चुका था। तीनों साथ में कार की ओर बढ़े, एक माँ का गर्व, एक पिता का स्नेह और एक बेटी का उत्साह। लेकिन किसे पता था, आने वाला वक्त इस खुशहाल तस्वीर में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो तीनों की दुनिया हिला देगा। चैप्टर 3। अब आगे। कार थोड़ी दूर चलने के बाद चौधरी निवास के आगे रुकी, एक बड़ी सुनहरी रंग की 3 मंजिला हवेली जो शाम की रोशनी में और भी टिमटिमा रही थी। उसके सामने फैला विस्तृत गार्डन रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से भरा था। बीचों बीच ऊंचा सा फव्वारा पानी की झिलमिलात धारे उछाल रहा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव उसी हवेली की दहलीज के इर्द गिर्द बसता हो। तीनों, आशी, करण और अन्वी, कार से उतरे और हवेली की ओर बढ़े। दरवाजा खुला मिला। अंदर हल्की हल्की रसोई की खुशबू और रोटियों का ताजा घूंघट सा महक रही थी। घर में रात्रि के खाने की तैयारियां जोरों पर थीं। रसोई की ओर पहुंचते ही सामने मिली सिमरन, करण की माँ, और नीति, करण की चाची। दोनों के हाथ व्यस्त थे पर चेहरों पर वही सदाबहार अपनापन था जो इस घर की पहचान रहा है। वे एकदम निपुणता से एक कम ऊंचाई की मेज, जो जमीन पर बैठकर खाने के लिए आदर्श थी, पर बर्तन सजा रही थी। मेज की ऊंचाई लगभग आधा फीट ही थी, ताकि सारे लोग आराम से धरती पर बैठकर खाने का मजा ले सकें। अन्वी बिना संकोच आगे बढ़ी, दोनों के गले में बाहें डाल दी और खुश खुश बोली, बड़ी माँ, छोटी माँ, मेरे लिए क्या बनाया है? सिमरन ने मुस्कुराकर अन्वी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा और नीति ने दोनों हाथों से अपने गले की ओर इशारा करके मजाकिया लहजे में दोनों ने एक साथ कहा, तेरा फेवरेट चूरमा। नीति ने फिर चुटकी लेते हुए थपकी दी और हंसी में बोली, हाय हाय, इसे खाकर हमारा अन्वी बच्चा बन जाएगा सुरमा। अन्वी खिलखिला पड़ी। आसपास मौजूद लोग भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। आशी ने दोनों की इस ममतामयी चिल्लाहट को निहारा और थोड़ी सी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों हमेशा से उसे मीठा खिलाने में अग्रणी रही हो,
पर आज कुछ हल्का रखा करो, कल बड़ी प्रतियोगिता है। सिमरन ने टोकते हुए कहा, बेटी थोड़ी थोड़ी ही दे देंगे, पर चूरमे का क्या भरोसा। तेरे पापा को भी याद दिलाना कि 4 घूंट वाली बात अब पुरानी हो गई। कमरा घर की रौनक से भरा हुआ था, रंगी हुई दरी, दीवारों पर पारंपरिक पेंटिंग्स और फव्वारे की पानी जैसी ठंडी याद जैसे पलकों पर उतर आए हो। तेल की हल्की खुशबू, ताजी रोटियों की चटपटी आवाज और दाल सब्जियों की सौंधी महक से पूरा माहौल गर्म और आत्मीय था। अन्वी ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ कर कहा, माँ, आज मेरा दिन अच्छा गया, पर घर आकर सब कुछ और बेहतर लग रहा है। करण, जो मेज के पास खड़ा था, अंग्रेजी अखबार पांगते हुए मुस्कुरा कर बोला, तो पहले कुछ खा लो, फौरन रेस्ट करोगी तो कल और भी जबरदस्त कर दोगी। ऐसे ही घर की छोटी छोटी खुशी में समय गुजर रहा था। जैसे ही खाने की खुशबू और हल्की हल्की बातचीत का माहौल घर में फैल रहा था, पीछे से 2 कदमों की हल्की हंसी और मुस्कान सुनाई दी। अनवर और अंशी कमरे में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर हल्की नाराजगी और साथ ही शरारत का तड़का था। बड़ी माँ, छोटी माँ, अनवर ने मुस्कान के साथ मुंह बनाया और आधे मजाक में कहा, क्या ये सारा प्यार बस अनवीदी को मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? अंशी ने भी मुंह बनाकर अनवर की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। देखो ना, हम तो यहाँ खड़े हैं, लेकिन लगता है सारी ममता और प्यार अपने आप अनवी पर ही फोकस हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसी में डगमगाए। अनवर 22 साल का था, आधी कारण का बेटा, जो आशी जिंदल की कंपनी में मेहनत करके अपनी असिस्टेंट की पोजीशन हासिल कर चुका था। हर रोज की कड़ी मेहनत और अपनी क्षमताओं की वजह से उसने कंपनी में अपनी पहचान बनाई थी। अंशी 24 साल की थी, एक होशियार और मेहनती फॉरेंसिक लैब डॉक्टर। वह क्रिमिनल टीम का हिस्सा थी और अपराधियों के सुरागों को पकड़ने में माहिर थी। अंश आदित्य और निशी की बेटी होने के कारण बचपन से ही परिवार में अपने काबिलियत और जिम्मेदारी की वजह से मान्यता रखती थी। अनवी की तरफ से प्यार और ममता देखकर दोनों थोड़े चिढ़कर मुस्कुरा रहे थे, मगर अंदर से खुश भी थे। अनवी ने हल्की हंसी में कहा, ओह, आप दोनों भी मत शिकायत करो। हमारी बड़ी माँ तो सबको बराबरी से प्यार करती हैं, और छोटी माँ, बस थोड़ा प्यार और स्नेह दिखाने का टाइम ही नहीं मिला आपको। अंशी ने मजाक में अपनी आंखें घुमाई, तो फिर हमें भी कोई फेवरेट डिश चाहिए, वरना ये प्यार अधूरा रहेगा। अनवर ने हाथ फैलाकर दोनों को गले लगाया। ठीक है, आज हम तीनों मिलकर खाएंगे, और माँ, बड़े माँ, आज आप सबको बराबर प्यार मिलेगा। आशी मुस्कुराए और आशी, सिमरन और नीति की तरफ देखकर बोली, देखा, परिवार में प्यार और हंसी बांटना भी एक कला है, और ये तीनों इसे बखूबी निभा रहे हैं। खाने का माहौल फिर से हल्का, गर्म और आत्मीय हो गया। हर कोई अपने अपने पेशे और जिम्मेदारी के बावजूद इस परिवार की सरलता और ममता में डूबा हुआ था। जैसे ही हॉल में हंसी ठिठोली गूंज रही थी, अचानक दरवाजा खुला और आदि, अर्जुन और निशी अंदर आए। अर्जुन ने बच्चों की मस्ती देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, अरे अरे, ये बच्चों के बीच आखिर चल क्या रहा है? अनवी ने झट से अपनी हंसी दबाते हुए कहा, चाचू, भला हमारे बीच और क्या चलेगा? अनवर ने तुरंत बात पकड़ ली और शरारती अंदाज में बोला, प्यार का बंटवारा हो रहा है, सब अपने अपने हिस्से का प्यार मांग रहे हैं। ये सुनते ही नीति ने आगे बढ़कर अनवर का कान पकड़ लिया और बोली, हाय हाय, अनवर, तुझे करवाती भी मैं प्यार का बंटवारा? तेरे हिस्से का हिसाब तो मैं अभी करती हूँ। अनवर जोर से चिल्लाया, आह, छोटी माँ, छोड़ो ना यार मेरा कान, वरना कान का बंटवारा भी कर लोगी। पूरा हॉल एक पल को ठहाकों से गूंज उठा। तभी माहौल अचानक बदल गया जब एक नौकर ने भीतर कदम रखा। उसके हाथों में व्हीलचेयर थी, जिस पर बैठे थे रणधीर चौधरी, करण के दादाजी, चौधरी हवेली के बुजुर्ग मालिक। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों की कठोरता अब भी वही पुराना दबदबा दिखा रही थी। नौकर ने धीरे से उन्हें डाइनिंग एरिया में लाकर रोक दिया और झुककर बाहर चला गया। जैसे ही रणधीर चौधरी कमरे में आए, सिमरन, नीति, निशी और आशी, चारों ने तुरंत अपनी साड़ियां संभाली और सिर पर पल्लू रख लिया। आशी, जो अपना बिजनेस सूट बदल चुकी थी, एक गहरी चुप्पी छा गई। इतने में बगल से रत्ना देवी, जो रणधीर चौधरी की बेटी थी, तंज कसते हुए बोली, आज ये सब यहाँ प्यार का बंटवारा करवा रहे हैं, कल को इस हवेली का भी बंटवारा कर देंगे। उनके शब्दों ने माहौल की सारी हंसी को पल भर में रोक दिया। सिमरन जी ने नजरें झुकाई, हाथों की उंगलियां आपस में भींच ली और धीमी आवाज में बोली, जी जी, ऐसा नहीं है, बच्चे तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे। पर कमरे में मौजूद हर शख्स जानता था कि रत्ना देवी का तंज मजाक नहीं था, उनके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी।
चैप्टर 4। अब आगे। अर्जुन ने गहरी सांस भरते हुए आगे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा साफ झलक रही थी। वो सीधे अपने दादाजी की व्हीलचेयर के पास पहुंचा और ठंडे स्वर में बोला, रणधीर चौधरी, अपने छोटे वर्जन को संभालिए। यह इस परिवार को जोड़ने की बजाय तोड़ने की नीयत रखती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सभी की नजरें अर्जुन और रत्ना देवी के बीच टिक गईं। रत्ना देवी की आंखें क्रोध से टिमटिमा उठीं। उनका चेहरा लाल पड़ गया और जहर भरे शब्द जुबान से फूट पड़े। अर्जुन, तू जोड़ने तोड़ने की बातें कर ही मत। इस घर को टूटने से बचाने से पहले अपनी शादी को बचा ले। बड़ा आया मुझे ताना सुनाने वाला। उनकी आवाज में इतना तीखा व्यंग्य था कि कमरे का हर कोना सन्नाटे में डूब गया। रत्ना ने आगे और वार किया, तेरी उन्हीं हरकतों के कारण तेरी बीवी तुझे छोड़ गई, साथ ही इस घर के चिराग को भी साथ ले गई। उनके शब्द जैसे तेज तीर बनकर अर्जुन के दिल को बींध गए। एक पल के लिए हॉल में मौजूद सबकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। हवा जैसे भारी हो गई। अर्जुन की मुट्ठियां बंद गईं। उसकी आंखें नम थीं, मगर वो सबके सामने टूटना नहीं चाहता था। वो अपनी सांसों को काबू में करता हुआ, गुस्से और दर्द को दबाते हुए मुड़ा और बिना एक शब्द बोले अपने कमरे की ओर चला गया। उसके कदमों की आहट हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। दूसरी ओर वशिष्ठ मेंशन। शुभ गुस्से से कदम पटकते हुए वशिष्ठ मेंशन के गराज में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिढ़ और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने एक एक कार के ऊपर नजर दौड़ाई। लंबी लाइन में सजी चमचमाती गाड़ियां, जो इस घर की शान थीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। एक भी कार की चाबी वहां नहीं थी। उसने तुरंत आवाज लगाई, काका, ओ काका। कुछ ही देर में बटलर हड़बड़ाते हुए अंदर आया। शुभ ने तीखे स्वर में पूछा, कार कीज कहाँ है? एक भी क्यों नहीं रखी? काका ने झिझकते हुए सिर झुकाया, जैसे पहले से ही जवाब सोचकर आया हो। बेटा, बड़े मालिक ने हुक्म दिया है कि आप किसी भी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुभ का चेहरा लाल पड़ गया। क्या बकवास है ये भी कोई हरकत हुई? अब मैं अपनी गाड़ियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुस्से से हाथ झटकते हुए वह बिना एक पल रुके सीधा हवेली के अंदर घुसा और लंबे गलियारे को पार करता हुआ विराज के कमरे तक जा पहुंचा। दरवाजा धड़ाम से खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। डैड, ये सब क्या है? आप मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कमरे में विराज सोफे पर बैठे थे। उनके सामने कागजों का ढेर और अधूरी फाइलें खुली हुई थीं। उनका ध्यान पूरी तरह उनमें गड़ा हुआ था। बेटे की आवाज सुनकर भी उन्होंने आंखें ऊपर उठाने की जरूरत नहीं समझी। मेरी शर्त पूरी करो, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। फिर अपनी ऐश की जिंदगी जीना, कोई रोक टोक नहीं होगी। शुभ झुंझलाते हुए आगे बढ़ा। डैड, मैं तो आपका बड़ा बेटा हूं ना। आपको सबसे पहले पिता बनने की खुशी मैंने दी थी, और आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। इस बार विराज ने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, शुभ, कभी तो सीरियस हो जाया करो। तुम्हें समझ कब आएगी? कम से कम अपने छोटे भाई वेद से ही कुछ सीख लो। वो कंपनी में मेरा हाथ बटा रहा है, पर तुम्हें तो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती कि देखो कंपनी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। उनकी आंखों में अब नाराजगी से ज्यादा थकान और निराशा झलक रही थी। वो छोटा होकर भी जमींदारी निभा रहा है, और तुम बड़े होकर भी मेरे ऊपर बोझ बनते जा रहे हो। वातावरण अचानक भारी हो गया। शुभ की आंखों में आक्रोश और चोट का मिला जुला भाव उमड़ आया। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ विराज की निराश सांसें और शुभ की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। शुभ ने झल्लाकर मेज पर रखा पानी का गिलास उठा दिया, फिर उसे वहीं पटकते हुए बोला, शर्त भी तो ढंग की होनी चाहिए। डैड, ये कैसी शर्त है? शादी कर लो। मतलब क्या है इसका? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं जानता तक नहीं, सिर्फ आपकी जिद पूरी करने के लिए? यह कोई खेल है क्या? उसकी आवाज में विद्रोह साफ था। आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, जैसे कोई उसके अधिकार छीन रहा हो। विराज ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी नजरें गंभीर और बोझिल थीं, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। वे कुर्सी की पीठ से टिके हुए सीधे शुभ की ओर देखने लगे। क्योंकि शुभ, उनकी आवाज गहरी और भारी थी, आज हमारी कंपनी को सिर्फ पैसों की नहीं, एक नाम की जरूरत है। आशी जिंदल सहलावत का नाम, समझे तुम? उसके नाम के बिना हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। शुभ ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मतलब, सिर्फ किसी नाम के सहारे हमारी कंपनी खड़ी होगी, और इसके लिए आप मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगाने कह रहे हैं? विराज ने धीमी लेकिन अडिग आवाज में कहा, हाँ, तुम्हें अनवी सहलावत से शादी करनी होगी।
उसके नाम, उसकी पहचान और उसके रिश्ते ही हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये सौदा सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हें समझना होगा, यह एक कदम है जो तुम्हें अपने परिवार के लिए उठाना ही होगा। शुभ का चेहरा तमतमा गया। सिर्फ कंपनी, सिर्फ बिजनेस। डैड, आपकी नजरों में मैं बेटा नहीं, बस एक मोहरा हूँ। आप सोचते हो कि मैं किसी अनजान लड़की से शादी कर लूं, अपना भविष्य दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि आपकी शर्त पूरी हो जाए। नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से भी और भीतर कहीं छुपी चोट से भी। विराज ने गहरी सांस ली, फिर कुर्सी से उठकर उसके करीब आए। उनका हाथ शुभ के कंधे पर था, पर आवाज पहले से भी ज्यादा कठोर। बेटा, ये शर्त नहीं, मजबूरी है। और हाँ, ये तुम्हारा इम्तिहान भी है। अगर तुम इस जिम्मेदारी से भागे, तो याद रखना, न गाड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी, न कंपनी में तुम्हारा हक। तब समझ लेना कि तुम सच में मेरे बेटे नहीं, सिर्फ बोझ हो। कमरे में चुप्पी छा गई। शुभ की मुट्ठियां कस गईं, आंखों में आंसू और गुस्से की चमक दोनों तैर रहे थे। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने धीमी मगर टूटती आवाज में कहा, ठीक है डैड, आप जीत गए। पर याद रखिए, इस जीत की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, और शायद एक दिन आपको भी। वो आगे बोला, मेरी जिंदगी से तो खेल रहे हैं आप, कम से कम उस लड़की की जिंदगी से तो मत खेलिए। दरवाजा जोर से बंद हुआ, और विराज वहीं खड़े रहे, पत्थर की मूर्ति की तरह, जिनके चेहरे पर जीत और हार दोनों के भाव एक साथ उभर आए थे। चैप्टर 5। अब आगे। दूसरी ओर, शुभ गुस्से से कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर भीतर चला आया। बाहर का शोरगुल और विराज की सख्त आवाजें अब उसके कानों में गूंज बनकर रह गई थी। वह सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लॉन में शाम का अंधेरा उतर रहा था, लेकिन उसके भीतर जो अंधकार फैल रहा था, वह कहीं गहरा था। उसने खिड़की की चौखट पकड़ ली और दांत भींचते हुए बुदबुदाया, शादी, किसी अनजान लड़की से शादी, और वो भी सिर्फ बिजनेस के लिए। क्या मैं खिलौना हूँ? कभी चाबियां छीन लो, कभी आजादी, और अब पूरी जिंदगी। उसकी आंखें लाल हो उठी। वह अचानक पलटा और मेज पर रखे वीडियो गेम कंट्रोलर को घूरने लगा। वही कंट्रोलर, जो अब तक उसकी दुनिया था, उसकी आजादी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर जोर से जमीन पर दे मारा। ये सब बचपना है, यही कहते हैं डैड, लेकिन क्या ये शादी करना बचपना नहीं है? कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वह एक ओर से दूसरी ओर टहल रहा था। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या मैं इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ? क्या मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक नहीं? वह पलंग पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर थाम लिया। अनवी सहलावत, उसने धीरे से नाम दोहराया। कौन है वो? कैसी है? क्या उसे भी जबरदस्ती इसमें धकेला जा रहा है, या वो खुद चाहती है ये सब? उसकी सांसें भारी हो गईं। खिड़की से आती हवा के साथ उसे महसूस हुआ कि उसका बचपना, उसकी नादानी, उसकी सारी मौज मस्ती अब पीछे छूट रही है। सामने बस एक ऐसी राह थी, जो या तो उसे पूरी तरह तोड़ देगी या नया इंसान बना देगी। वह बुदबुदाया, डैड, आप समझते हो कि ये मेरी परीक्षा है, लेकिन असल में ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। वह पलंग पर लेट गया, छत को घूरते हुए। दिल में गुस्से और बेबसी की मिली जुली आंच थी। उसे अब तक सिर्फ खेलना आता था, पर अब असली खेल उसकी जिंदगी उससे खेल रही थी। दूसरी ओर, वह सफेद, विस्तृत स्क्रीन के सामने खड़ी थी, जैसे किसी मूर्तिकार ने जीवित प्रतिमा को सांस दी हो। कृत्रिम रोशनी का सैलाब उसके चारों ओर बह रहा था। गले और कलाइयों पर जड़े हुए चमकदार नगीने, एक छोटे मगर महत्वाकांक्षी ब्रांड की पहचान को आकार दे रहे थे। हर क्लिक पर उसका चेहरा एक नई कहानी कहता, लालित्य, मौन आत्मविश्वास और एक अनकही भव्यता की कहानी। अंतिम शॉट के साथ कैमरे की हरी बत्ती बुझी, और उसके होठों से राहत की एक लंबी सांस फिसल पड़ी। सोने के गाउन में सजी वह परी अब धीरे धीरे अपनी असली त्वचा में लौट रही थी। बाथरूम की ठंडी संगमरमरी जमीन पर उसकी हील्स की धीमी टक टक गूंजी। अगले ही क्षण गाउन जमीन पर बिखर गया, और उसकी जगह एक गहरे रंग का कसकर फिट किया हुआ थ्री पीस सूट आ गया। ये केवल कपड़े बदलना नहीं था, ये भूमिका परिवर्तन था। स्टूडियो में जो चाल हवा में तैरती थी, अब वही कदम मजबूत और निर्णायक हो गए। कैमरों की दुनिया पीछे छूट गई थी, अब वह अपनी असली दुनिया की ओर बढ़ रही थी, व्यावसायिक साम्राज्य की ओर। ऑफिस, जिसकी हर दीवार कांच और क्रोम से चमकती थी, उतना ही व्यवस्थित और सुसज्जित था जितनी वह खुद। कुछ गंभीर चेहरे पहले से इंतजार में बैठे थे। वह एक सती मुस्कान के साथ भीतर दाखिल हुई। एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठते ही उसका स्वर ठंडा और साफ था।
लेट्स कंटिन्यू। मीटिंग अंकों, ऑर्डरों और नए प्रोडक्ट की जटिल योजनाओं के बीच घूमती रही। उसका दिमाग किसी तेज प्रोसेसर की तरह हर आंकड़े को छांट रहा था। निर्णय दिए गए सटीक, दक्ष और निर्विवाद। कला और अर्थशास्त्र का ये द्वंद्व उसके चेहरे पर कहीं नहीं झलकता था। दरवाजे बंद हुए और मीटिंग खत्म। विशाल केबिन की अचानक छाई शांति लगभग डरावनी लगी। उसने खुद को थोड़ा ढीला छोड़ा और लंबी अंगड़ाई ली। थकान और संतुष्टि का मिला जुला स्वाद उसकी देह में फैल गया। धीरे से उसके होठों से निकला, आज का दिन तो बहुत थकाने वाला था। उसी क्षण मेज पर रखा फोन उग्रता से कंपन करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका, मॉम। और सब कुछ बदल गया। और सब कुछ बदल गया। थकान, दृढ़ता, सब मानो राख हो गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू ढोल की तरह गूंज उठी। कुर्सी से लगभग उछल कर उठी, फोन और बैग उठाए, और अगले ही पल कॉरिडोर में उसके कदमों की गूंज एक बेचैन शोर बन गई। पार्किंग से कार निकली तो मानो उसमें कोई अमानवीय गति आ गई थी। ब्रेक की तीखी चीख के साथ वह जिंदल मैंशन के सामने रुकी। विशाल मैंशन घने अंधेरे में डूबा था। एक चुप्पी जो कानों को चीरती थी। उसने कार का दरवाजा भी ढंग से बंद नहीं किया। हाई हील्स, जो कुछ देर पहले उसकी ताकत का प्रतीक थी, अब बाधा बन गईं। उन्हें हाथ में उठाया और दबे पांव भीतर घुस गई। हॉल के बीच खड़ी होकर उसकी सांसें तेज और उथली हो गईं। अंधेरा दम घोंटने वाला था। रीढ़ से एक ठंडा झोंका गुजरा। वह पलटने ही वाली थी कि धम, एक पल में पूरा घर रोशनी से भर गया। हर कोने से बिजली सी चमक ने वार किया। वह ठिठक गई, सांस गले में अटक गई। अनजाने में दांतों तले जीभ दबा ली, बचपन की वही आदत जो अपराधबोध और डर दोनों को साथ लिए थी। अचानक जली रोशनी के बीच उस बड़े से हॉल का दृश्य एकदम बदल गया। वहां उसकी माँ खड़ी थी, चेहरे पर नाराजगी, आंखों में डांट और होठों पर वही पुराना शिकायत भरा लहजा। वो हाथ बांधकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, देविका, रात के 11 बज रहे हैं। ये आने का टाइम है घर का। वो ठिठकी, फिर झट से अपनी बचपन वाली आदत में लौट आई। जीभ दांत तले दबाए और सीधे अपने डैड के पास जाकर उनकी बांह पकड़ ली। मासूम सी इनोसेंट शक्ल बनाकर बोली, डैड, देखो ना, मॉम मुझे डांट रही हैं। देव ने भौहें उठाई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, नत्तू, वो अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, अब अपने पैरों पर खड़ी है। लेट तो हो ही जाता है कभी कभी। नत्तू ने हाथ बांधे, मुंह फेरते हुए तीखे स्वर में कहा, बताना भी तो होता है ना कि लेट हो जाऊंगी। और ये उंगली लपेट लपेट कर मुझे समझाना मत। आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। मेरी तो एक सुनती ही नहीं। देविका ने तुरंत डैड की बांह और कसकर पकड़ ली, आंखें झपकाते हुए बोली, डैड, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ। आज शूट था, फोन चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। माँ बेटी की तू मैं पूरे हॉल में गूंजने लगी। देव बेचारे कुर्सी पर सिर टिकाए, आंखें बंद किए सब सुन रहे थे, जैसे पुरानी आदत हो ये शोर सहने की। तभी पीछे से एक ठंडी, सधी हुई आवाज आई, बस करोगे तुम लोग। तीनों ने पलटकर देखा, पीछे श्री खड़ी थी। देव ने एक लंबी, गहरी सांस ली और थक कर बोला, मॉम, आप ही इन दोनों की लड़ाई खत्म करवा दो। मैं आज भी दो दो बच्चियों को संभाल रहा हूँ। नत्तू ने तुरंत नजरें छोटी कर देव की ओर घूरा, मानो कह रही हो कि छोटी बच्ची किसे बोल रही हो। श्री, जो आशी की सटेप मॉम थी, और देव, नाज की बायोलॉजिकल मदर, अब इस पूरे ड्रामे की निर्णायक नजर बन खड़ी थी। देविका दौड़कर श्री के पास गई, उनका हाथ पकड़ मासूमियत से बोली, बड़ी मॉम, देखो ना, मॉम बेवजह भड़क रही हैं। श्री सभी से बोली, सभी अपने अपने कमरे में जाओ। देव नत्तू को लेकर अपने रूम में चला गया। देविका श्री के गले लग बोली, बड़ी मॉम, थैंक यू। माथे को चूम गुड नाइट बोल अपने रूम में चली गई। चैप्टर 6। अब आगे। श्री का कमरा। श्री कमरे में आ गहरी, हल्की सी उदासी भरी आवाज ने कमरे की शांति भंग कर दी। उसने आकाश जी से कहा, ना जाने ये नत्तू कब बड़ी होगी। वह अपने पति, आकाश जी से बोली। उनकी आवाज में शिकायत कम और एक माँ की पुरानी, हल्की झुंझलाहट ज्यादा थी। उसकी बेटी की शादी की उम्र हो चली, लेकिन इसकी पुरानी आदतें नहीं गईं। आकाश जी, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे, बुक पढ़ रहे थे, वो मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बुक बंद कर साइड टेबल पर रख और श्री की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और एक शांत, गहरी समझ थी। इस बहाने हमारे घर में रौनक रहती है, श्री, उन्होंने धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा। उनकी हंसी की हल्की सी लहर ने कमरे में एक मधुर कंपन पैदा कर दी। इन माँ बेटी की नादानियां ही तो इस घर में गूंजती हैं, बस। यही तो हमारा घर है।
श्री भी उनके बगल में आकर लेट गई। आकाश जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी अब हल्की मुस्कान तैर आई थी, जैसे आकाश जी के शब्दों ने शिकायत की धूल को साफ कर दिया हो और केवल प्रेम और स्वीकार्यता की चमक बाकी रह गई हो। अगली सुबह एयरपोर्ट के भीड़ भाड़ वाले माहौल से वह लड़का, लगभग 25 वर्ष का, 6 फीट लंबा, नीले बिजनेस सूट में निकलता है। उसके चारों ओर एक अजीब सी रॉयल आभा थी, जैसे दुनिया की भीड़ भाड़ का हिस्सा होते हुए भी वह उनसे अलग हो। सामने खड़ी काली मर्सिडीज की डोर खुलते ही उसका पसंद ड्राइवर झुककर बोला, गुड मॉर्निंग सर। वह चुपचाप अंदर बैठा और गाड़ी तेजी से एयरपोर्ट की हलचल छोड़ शहर के बीचों बीच उसकी कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ गई। कांच से ढकी चमकदार बिल्डिंग आसमान को चूमती सी खड़ी थी। ऊपरी मंजिल पर बना उसका ऑफिस पूरी तरह आधुनिक और शानदार। भीतर कदम रखते ही उसकी असिस्टेंट सिद्धि ने हाथ में डायरी थाम रखी थी। सफेद शर्ट और पेंसिल कट में बेहद प्रोफेशनल अंदाज में खड़ी, मगर चेहरे पर एक मासूमियत का साया। जैसे ही वह अपनी चेयर पर बैठा, टेबल पर रखी कॉफी उठाई। सिद्धि पहले से ही उसका शेड्यूल तैयार कर चुकी थी और बिना ऊपर देखे डायरी पढ़ने लगी। सर, आज 11 बजे इन्वेस्टर्स मीटिंग है, 1 बजे क्लाइंट लंच और शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वह एक एक शब्द पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिद्धि पर से एक पल को भी नहीं हटी। सिद्धि ने यह महसूस किया, फिर भी नजरें नहीं उठाई। अचानक उसने टेबल पर कप रख दिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सिद्धि चौंक कर पीछे हट गई। वह एक कदम आगे बढ़ाता, सिद्धि एक कदम पीछे। आखिरकार वह दीवार से जा टिकी। अब उनके बीच कुछ इंच की ही दूरी बची थी। वह गहरी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा था सिद्धि, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सिद्धि ने मासूम आंखें ऊपर उठाई। उसके सफेद गाल लाल पड़ चुके थे। धीरे से बोली, सर, मैं बस आपकी असिस्टेंट हूँ। वह मुस्कुराया, तो जॉब समझकर ही कर लो। एक पल रुककर उसने बात आगे बढ़ाई, अगर तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी, तो तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। न ओवरटाइम करना होगा, न किसी स्ट्रगल का डर। तुम आसानी से अपनी बहन की कॉलेज फीस भर सकती हो। सिद्धि का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिद्धि ने घबराकर कहा, लेकिन सर। इतना ही निकला था उसके मुंह से कि अचानक दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। सास, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में झटका और गुस्सा दोनों थे। मगर सामने का नजारा देखकर वह तुरंत पलटी, आंखों पर हाथ रखती हुई बोली, मुझे नहीं पता था सुबह सुबह कि मुझे तुम्हारे ऑफिस में रोमांस देखने को मिलेगा। सिद्धि शर्म से नजरें झुका, तुरंत केबिन से बाहर चली गई। वह लड़का, सास गहरी सांस लेकर बोला, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने सख्त निगाहों से उसकी ओर देखा। सास के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने कहा, लगता है आप अपने बेटे को शादी करते हुए देखना नहीं चाहती, मिसेस रावल। सामने खड़ी नाज हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरानी भी। वाह सास, मैं सोचती रहती हूँ कि मेरा बेटा घर क्यों नहीं आता, और यहाँ पता चलता है कि बॉस और सेक्रेटरी का पूरा रोमांस ड्रामा चल रहा है। नाज ने हाथ कमर पर रखते हुए ताना मारा। सास ने शरारती मुस्कान के साथ चुटकी ली। तो क्या हुआ मॉम, आपको आपकी बहू पसंद नहीं आई? उसने बिना नाज को बोलने का मौका दिए आगे कहा, पसंद हो या ना हो, बहू तो यही बनेगी। नाज फटाक से उसके पास आ उसका कान पकड़ बोली, मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरा ऑफिस रोमांस का सेटअप है। सास ने मुंह बनाते हुए कान छुड़ाया और हंसते हुए बोला, लगता है अब आपकी शिकायत डैड से करनी पड़ेगी। आप तो पूरी की पूरी डिटेक्टिव बन गई हैं। उसने आंखें घुमाई और ताने से कहा, ये डिटेक्टिव गिरी अपने पति पर दिखाए, जो 46 की उम्र में भी पूरे 36 के लगते हैं। नाज चौंक कर बोली, सास। सास मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सच कह रहा हूँ। तितलियां मंडराती हैं आपके फूल पर, और मैं ही जानता हूँ कि कैसे उन तितलियों से अपनी मॉम के इकलौते पति को बचाकर रखता हूँ। नाज चाहकर भी हंसी रोक न पाए। तू सुधरेगा नहीं, सास। सास ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मॉम, मैं आपका बेटा हूँ। सुधर जाऊं तो मजा किसे आएगा? चैप्टर 7। अब आगे। चौधरी हवेली। सुबह का समय। डाइनिंग एरिया में हमेशा की तरह चहल पहल थी। लंबी 2 फीट चौड़ी टेबल पर सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बीचों बीच रणधीर चौधरी, जिनकी मौजूदगी पूरे घर का संतुलन बनाए रखती थी। दोनों ओर घर के सदस्य सजे धजे, अपनी आदतों और स्वभावों के साथ। आशी अपने हाथों से सबको परोस रही थी और फिर खुद भी उनके साथ बैठ गई। निशी के चेहरे पर वही सादगी और अपनापन झलक रहा था। अन्वी,
हमेशा की तरह अपनी डाइट के अनुसार प्लस मिक्स प्रोटीन डाइट पर थी, तो वहीं अंशी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला उसका फोन तेजी से बज उठा। अंशी पेशे से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की फॉरेंसिक डॉक्टर थी। फोन पर सूचना आई कि एक नया क्राइम सीन सामने आया है और उसकी जरूरत तुरंत है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। निशी ने प्यार से टोका, आराम से बच्चा, काम जरूरी है पर खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रत्ना देवी, जिन्हें हर समय किसी न किसी पर ताना कसने की आदत थी, तुरंत बोली, हाँ हाँ, आराम से खा ले, तेरा साथी अभी आया नहीं है तुझे लेने, देखना अभी आता ही होगा। तभी पीछे से एक मजबूत ठहरी हुई आवाज आई, इतनी शिद्दत से आपने मुझे याद किया बुआ जी, लीजिए मैं हाजिर हूँ। सभी ने पलटकर देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, कमर पर पिस्टल, चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास, ये था अंश, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वही अंश जो अंशी के साथ एक ही टीम में काम करता था। आशी ने मुस्कुराकर कहा, आओ तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अंश ने ठंडे स्वर में मना किया, रहने दीजिए मासी माँ, किसी को मेरा यहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं। ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है। और उसकी नजरें सीधे रत्ना देवी पर टिक गईं। अंशी ने जल्दी से पराठे का रोल बनाया और हाथ हिलाकर सबको बाय कहा। वह अंश के साथ बाहर निकल गई। उनके पीछे अनवी भी चली गई, जैसे उसे हवेली के उस भारी माहौल से आजादी चाहिए थी। चौधरी हवेली, सुबह का दृश्य। डाइनिंग एरिया में हमेशा की तरह चहल पहल थी। लंबी 2 फीट चौड़ी टेबल पर सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बीचों बीच रणधीर चौधरी, जिनकी मौजूदगी पूरे घर का संतुलन बनाए रखती थी। दोनों ओर घर के सदस्य सजे धजे, अपनी आदतों और स्वभावों के साथ। आशी अपने हाथों से सबको परोस रही थी और फिर खुद भी उनके साथ बैठ गई। निशी के चेहरे पर वही सादगी और अपनापन झलक रहा था। अनवी, हमेशा की तरह अपनी डाइट के अनुसार प्लस मिक्स प्रोटीन डाइट पर थी, तो वहीं अंशी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला उसका फोन तेजी से बज उठा। अंशी पेशे से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की फॉरेंसिक डॉक्टर थी। फोन पर सूचना आई कि एक नया क्राइम सीन सामने आया है और उसकी जरूरत तुरंत है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। निशी ने प्यार से टोका, आराम से बच्चा, काम जरूरी है पर खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रत्ना देवी, जिन्हें हर समय किसी न किसी पर ताना कसने की आदत थी, तुरंत बोली, हाँ हाँ, आराम से खा ले, तेरा साथी अभी आया नहीं है तुझे लेने, देखना अभी आता ही होगा। तभी पीछे से एक मजबूत ठहरी हुई आवाज आई, इतनी शिद्दत से आपने मुझे याद किया बुआ जी, लीजिए मैं हाजिर हूँ। सभी ने पलटकर देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, कमर पर पिस्टल, चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास, ये था अंश, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वही अंश जो अंशी के साथ एक ही टीम में काम करता था। आशी ने मुस्कुराकर कहा, आओ तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अंश ने ठंडे स्वर में मना किया, रहने दीजिए मासी माँ, किसी को मेरा यहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं। ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है। और उसकी नजरें सीधे रत्ना देवी पर टिक गईं। निशी ने अंश को घूरकर चुप होने का इशारा किया। अंशी ने जल्दी से पराठे का रोल बनाया और हाथ हिलाकर सबको बाय कहा। वह अंश के साथ बाहर निकल गई। उनके पीछे अनवी भी चली गई, जैसे उसे हवेली के उस भारी माहौल से आजादी चाहिए थी। जैसे ही अंशी और अनवी गईं, रत्ना देवी की जुबान और भी जहरीली हो गई। वो निशी की ओर देखते हुए बोली, देख लेना, ये तुम्हारी बहन का बेटा ही एक दिन तुम्हारी बेटी की किसी लड़के के साथ भगा देगा। ना जाने इन लड़कियों को इतनी छूट क्यों दे रखी है। एक छोटी निकर पहनकर सड़क पर दौड़ती रहती है, दूसरी आधी रात को खून और बाल इकट्ठा करती रहती है। संस्कार क्यों नहीं देते तुम लोग? अगर अनवी पर से मेरा हक तुम लोगों ने छीना न होता, तो मैं अपनी पोती को अच्छे संस्कार सिखाती। आशी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और फीकी मुस्कान के साथ बोली, अनवी मेरी और करण की बेटी है। कितनी बार कहा है आपको? आप अब सिर्फ उसकी बुआ दादी हैं। संस्कार की बात करती हैं आप, तो क्या आपने अपने बेटे को संस्कार दिए थे? जो उसने इतनी गिरी हुई। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई। उसके स्वर में दर्द छलक उठा और वह चुप हो गई। करण ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, उसे हिम्मत देने के लिए हल्का सा दबाव डाला। अर्जुन भी अब तक चुप बैठा था। वह गहरी सांस लेकर बोला, बुआ जी, क्या 5 मीटर की साड़ी पहनने से ही संस्कार आ जाते हैं? तो आपके संस्कार कहाँ हैं? मेरा रिश्ता मेरे कारण खराब नहीं हुआ, उसका कारण आप हैं। ना आप अपने बेटे को संस्कार दे पाई, ना अपने मुंह को काबू में रख पाई। रत्ना देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रणधीर चौधरी की गहरी, गूंजती आवाज गूंजी, बस।
यह मेरा घर है, इसे मछली बाजार मत बनाओ। उनके स्वर में ऐसी कठोरता थी कि सब तुरंत शांत हो गए। कुछ ही देर बाद सभी अपने अपने कामों में निकल पड़े। निशी अस्पताल चली गई, आदि ऑफिस के लिए, आशी, अर्जुन और अनवी कंपनी और एकेडमी की ओर। नीति और सिमरन चुपचाप डाइनिंग टेबल साफ करने लगी। रणधीर चौधरी की व्हीलचेयर धकेलते हुए रत्ना उन्हें कमरे की ओर ले गई। रास्ते में वो बड़बड़ाती रहीं, देख रहे हैं बाऊजी, इस घर के बेटे बहुएं मुझे कैसे जवाब देते हैं। और आपकी वो बहुएं सिमरन, नीति, वो भी चुप रहती हैं। एक बार भी अपने बेटा बहू का पक्ष नहीं लिया। रणधीर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रत्ना की ओर सीधी नजर डालते हुए कहा, अनवी को लेकर जो तुमने कहा, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। याद रखो, अब वो तुम्हारी पोती नहीं है, वो करण और आशी की बेटी है। तुमसे ज्यादा फिक्र है उन्हें अपनी बेटी की। और हाँ, याद रहे अनवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम्हारे उस नालायक बेटे का खून है। इतना कहकर रणधीर ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। रत्ना के चेहरे पर अपमान और गुस्से की परतें उतर आईं। बाहर अंशी और अंशी बाहर आते ही अंश के हाथ में पराठे का रोल ठूंसते हुए बोली, लो, खा लो, जानती हूँ कुछ खाया नहीं होगा। अंश ने हल्की मुस्कान के साथ एक बाइट लिया और तंज कसते हुए बोला, वैसे अगर मैं ये न खाऊं तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्यारी बहन है मेरी, कितना ख्याल रखती है मेरा। अंशी ने उसकी बात पर सिर हिलाया, बोली, चल चल मस्का मत लगा, चल अब। फिर उसके हाथ से कार की चाबी खींचकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। दोनों तेजी से क्राइम सीन की ओर निकल पड़े। करण और अनवी एकेडमी की ओर रवाना हो गए। आशी और अर्जुन कंपनी के लिए साथ निकले। वहीं अनवर अपने पापा की बुलेट पर अकेला कंपनी की ओर गया। क्योंकि कंपनी में कोई नहीं जानता था कि वो आशी का बेटा है, इसलिए वह हमेशा अलग रास्ता चुनता था। ये सभी का रोज का रूटीन था। रत्ना देवी ऊपर बालकनी से देख आग बगुला हो रही थी। वो हाथ की मुट्ठी कस बोली, मुझसे मेरे बेटे को छीन बहुत खुश हो, तुम सब देखना एक दिन जरूर तुमसे यह खुशियां कोई छीनने आएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। चैप्टर 8। अब आगे। गगनचुंबी इमारत की 18वीं मंजिल पर बने उस कॉन्फ्रेंस रूम में गहरी खामोशी थी। दीवारों पर लगी कांच की शीशे की खिड़कियों से शहर की चकाचौंध रोशनी भीतर फैल रही थी। बीच में बड़ा सा ओवल टेबल, सामने लगी विशाल स्क्रीन और उस पर चलती हुई प्रस्तुति। सामने खड़ा था एक लड़का, उम्र लगभग 25 साल, काले फॉर्मल्स में, चेहरे पर गंभीरता और आवाज में आत्मविश्वास। वह एक एक स्लाइड पर सटीक शब्दों में अपनी बात रख रहा था। उसकी नजरें बार बार स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सामने बैठे आदमी पर टिकी थी। सामने बैठा व्यक्ति करीब 46-48 वर्ष का था, पर उसकी पर्सनैलिटी उम्र से कहीं छोटी लग रही थी। गहरे भूरे सूट में सजे हुए उस आदमी का नाम था रोनी रावल। रावल ग्रुप्स का मालिक। उसकी आंखों में व्यापारियों जैसी चमक और मुस्कान में छुपा हुआ रहस्य साफ झलकता था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कमरे में हल्की तालियां गूंजी। रोनी रावल उठकर उस लड़के के पास आया, हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, नीस, देखना, एक दिन जरूर नाम कमाओगे। मुझे यह आइडिया पसंद आया। हैप्पी कॉर्पोरेशन तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी। लड़के ने झुककर हाथ मिलाया और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मिस्टर रावल, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। रोनी ने हल्की भान उठाए, हाँ कहो। लड़के ने एक पल को नजरें झुका ली, फिर स्थिर आवाज में बोला, मैं लो प्रोफाइल रहकर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम सामने ना आए, यही चाहूंगा। रोनी ने थोड़ी देर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा झलक उठी। इतना अच्छा काम है तुम्हारा, फिर क्यों अपनी पहचान छिपाना चाहते हो? क्या वजह है? लड़का हल्के से मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ और छिपा था। सर, थोड़ा पर्सनल रीजन है। रोनी ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी इलीगल गैंग से जुड़े हो। ये सुनते ही लड़के का चेहरा जैसे जड़ हो गया। पलकें झुकी, होंठ सख्त हो गए, और एक क्षण के लिए उसके भाव बिल्कुल शून्य हो गए। रोनी को तुरंत एहसास हुआ कि उसका मजाक कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। उसने माहौल को संभालते हुए हंसी में कहा, अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे सारांश, ये तुम्हारा असली नाम तो है ना? लड़का ठिठका। उसकी नजरें क्षण भर के लिए गहरी और बोझिल हो गईं। फिर वह हल्का सा हंसा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। क्या सर, आप ही अजीब मजाक करते हैं। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे पीछे छोड़े हर सवाल को वह अपने साथ ले जा रहा हो। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। रोनी रावल खिड़की से बाहर झिलमिलाती रोशनी को देखते हुए बुदबुदाया,
तुम सच में कुछ रहस्यमय हो, सारांश। तुम्हारी आंखों में कोई कहानी छिपी है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने स्क्रीन की ओर देखा, जहां सारांश की बनाई प्रस्तुति अभी भी खुली थी। उसमें सफलता का खाका साफ था, पर उसके पीछे छुपे राज का कहीं कोई जिक्र नहीं था। दूसरी ओर वी ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी सी स्क्रीन अब ब्लैंक हो चुकी थी, लेकिन कमरे में अभी भी वही जोश और चर्चा की गूंज तैर रही थी। वेद, जो सिर्फ 25 साल का था, मगर अपने कॉन्फिडेंस और क्लियर सोच से सबका दिल जीत चुका था, वो सभी डिपार्टमेंट हेड से बोला, 3 महीने से कंपनी का प्रॉफिट डाउन चल रहा है। हमें न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की जरूरत है। उसकी बाद में हामी भर सभी खड़े हो जाते हैं। वेद कुर्सी पर टिककर लंबी सांस ले रहा था। सब डिपार्टमेंट हेड्स बाहर चले गए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और तभी पीछे से किसी की आवाज आई। आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? मेरा भाई कंपनी आ गया है मीटिंग में। वेद ने नजर उठाकर देखा। दरवाजे से शुभ अंदर आया था, हमेशा की तरह कंधे पर हल्की सी लापरवाही और चेहरे पर तिरछी मुस्कान। शुभ वेद के पास आकर उसकी बगल वाली कुर्सी पर धपस से बैठ गया। शुभ के चेहरे पर वो नखरे वाला अक्खड़पन था, जो हर उस लड़के में होता है जिसे जिंदगी हमेशा प्लेट में परोसकर मिली हो। वेद के चेहरे पर वही सीरियस और जिम्मेदार एक्सप्रेशन था, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच करता था। शुभ ने अचानक मूड बदलते हुए गोल गोल अपनी रोलिंग चेयर घुमाई और बोला, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता ना, वेद। वेद ने हल्का सा माथा सिकोड़ कर कहा, कौन सी प्रॉब्लम? शुभ ने चेहरा मासूम बनाते हुए बिल्कुल बच्चे जैसी शिकायत की। डैड चाहते हैं मैं शादी कर लूं, और वो भी उस लड़की से जिसे मैं जानता तक नहीं। वेद ने चौंकते हुए पूछा, शादी? और किससे? शुभ ने अपनी चेयर रोकते हुए लापरवाही से कहा, किसी अन्वी सेहरावत से। वेद ने नाम दोहराया, अन्वी सेहरावत। उसके माथे पर सोच की हल्की लकीरें उभरी। ठीक है, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। लेकिन शुभ तुरंत नाराज हो गया। कुछ मत पता करना, बस डैड को जाकर बोल दे कि ये जिद छोड़ दे। मुझे मजबूरी में शादी नहीं करनी। कार छीन ली, कार्ड्स फ्रीज कर दिए। अरे भाई, ये भी कोई तरीका है? ऐसे थोड़ी होता है। उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वेद ने बस चुपचाप उसे देखा। उसे पता था, शुभ की आदत है हर बात से बचकर निकलने की। लेकिन अन्वी सेहरावत नाम वेद के दिमाग में गूंजने लगा था। शायद इस नाम के पीछे ही आने वाले दिनों की सारी कहानी छुपी थी। कुछ देर बाद सीन वेद के केबिन में। लैपटॉप स्क्रीन पर एक एक करके स्लाइड्स खुल रही थी। वेद अपनी असिस्टेंट द्वारा तैयार की गई फाइल को पढ़ रहा था। उसके सामने बड़े बड़े अक्षरों में नाम उभर कर आया, अन्वी सेहरावत। ग्रेटर देन उम्र 27 साल। स्किन टोन फेयर। हाइट 5 फीट 5 इंच। पेरेंट्स करण सेहरावत और आशी जिंदल सेहरावत। नेशनल लेवल प्लेयर। गोल्ड मेडल नेशनल व स्टेट चैंपियनशिप्स। दर्जनों मेडल्स उसके नाम। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी जारी। वेद ने फाइल धीरे से बंद की और कुर्सी पर टिक गया। आंखों में सोच की परछाई थी। इतनी टैलेंटेड लड़की, फिर डैड ने इसे शुभ के लिए ही क्यों चुना? उसके होठों से सवाल निकला मगर जवाब हवा में खो गया। चैप्टर 8। अब आगे। गगनचुंबी इमारत की 18वीं मंजिल पर बने उस कॉन्फ्रेंस रूम में गहरी खामोशी थी। दीवारों पर लगी कांच की शीशे की खिड़कियों से शहर की चकाचौंध रोशनी भीतर फैल रही थी। बीच में बड़ा सा ओवल टेबल, सामने लगी विशाल स्क्रीन और उस पर चलती हुई प्रस्तुति। सामने खड़ा था एक लड़का, उम्र लगभग 25 साल। काले फॉर्मल्स में, चेहरे पर गंभीरता और आवाज में आत्मविश्वास। वह एक एक स्लाइड पर सटीक शब्दों में अपनी बात रख रहा था। उसकी नजरें बार बार स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सामने बैठे आदमी पर टिकी थी। सामने बैठा व्यक्ति करीब 46-48 वर्ष का था, पर उसकी पर्सनैलिटी उम्र से कहीं छोटी लग रही थी। गहरे भूरे सूट में सजे हुए उस आदमी का नाम था रोनी रावल। रावल ग्रुप्स का मालिक। उसकी आंखों में व्यापारियों जैसी चमक और मुस्कान में छुपा हुआ रहस्य साफ झलकता था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कमरे में हल्की तालियां गूंजी। रोनी रावल उठकर उस लड़के के पास आया, हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, नीस, देखना, एक दिन जरूर नाम कमाओगे। मुझे यह आइडिया पसंद आया। हैप्पी कॉर्पोरेशन तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी। लड़के ने झुककर हाथ मिलाया और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मिस्टर रावल, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। रोनी ने हल्की भान उठाए, हाँ कहो। लड़के ने एक पल को नजरें झुका ली, फिर स्थिर आवाज में बोला, मैं लो प्रोफाइल रहकर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम सामने न आए, यही चाहूंगा। रोनी ने थोड़ी देर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा झलक उठी।
इतना अच्छा काम है तुम्हारा, फिर क्यों अपनी पहचान छिपाना चाहते हो? क्या वजह है? लड़का हल्के से मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ और छिपा था। सर, थोड़ा पर्सनल रीजन है। रोनी ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी इलीगल गैंग से जुड़े हो। ये सुनते ही लड़के का चेहरा जैसे जड़ हो गया। पलकें झुकी, होंठ सख्त हो गए, और एक क्षण के लिए उसके भाव बिल्कुल शून्य हो गए। रोनी को तुरंत एहसास हुआ कि उसका मजाक कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। उसने माहौल को संभालते हुए हंसी में कहा, अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे सारांश, ये तुम्हारा असली नाम तो है ना? लड़का ठिठका। उसकी नजरें क्षण भर के लिए गहरी और बोझिल हो गईं। फिर वह हल्का सा हंसा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। क्या सर, आप भी अजीब मजाक करते हैं। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे पीछे छोड़े हर सवाल को वह अपने साथ ले जा रहा हो। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। रोनी रावल खिड़की से बाहर झिलमिलाती रोशनी को देखते हुए बुदबुदाया, तुम सच में कुछ रहस्यमय हो, सारांश। तुम्हारी आंखों में कोई कहानी छिपी है। कुछ तो है, जो दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने स्क्रीन की ओर देखा, जहां सारांश की बनाई प्रस्तुति अभी भी खुली थी। उसमें सफलता का खाका साफ था, पर उसके पीछे छुपे राज का कहीं कोई जिक्र नहीं था। दूसरी ओर वी ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी सी स्क्रीन अब ब्लैंक हो चुकी थी, लेकिन कमरे में अभी भी वही जोश और चर्चा की गूंज तैर रही थी। वेद, जो सिर्फ 25 साल का था, मगर अपने कॉन्फिडेंस और क्लियर सोच से सबका दिल जीत चुका था, वो सभी डिपार्टमेंट हेड से बोला, 3 महीने से कंपनी का प्रॉफिट डाउन चल रहा है। हमें न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की जरूरत है। उसकी बाद में हामी भर सभी खड़े हो जाते हैं। वेद कुर्सी पर टिककर लंबी सांस ले रहा था। सब डिपार्टमेंट हेड्स बाहर चले गए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और तभी पीछे से किसी की आवाज आई, आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? मेरा भाई कंपनी आ गया है मीटिंग में। वेद ने नजर उठाकर देखा। दरवाजे से शुभ अंदर आया था, हमेशा की तरह कंधे पर हल्की सी लापरवाही और चेहरे पर तिरछी मुस्कान। शुभ वेद के पास आकर उसकी बगल वाली कुर्सी पर धपस से बैठ गया। शुभ के चेहरे पर वो नखरे वाला अक्खड़पन था, जो हर उस लड़के में होता है जिसे जिंदगी हमेशा प्लेट में परोसकर मिली हो। वेद के चेहरे पर वही सीरियस और जिम्मेदार एक्सप्रेशन था, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच करता था। शुभ ने अचानक मूड बदलते हुए गोल गोल अपनी रोलिंग चेयर घुमाई और बोला, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता ना, वेद। वेद ने हल्का सा माथा सिकोड़ कर कहा, कौन सी प्रॉब्लम? शुभ ने चेहरा मासूम बनाते हुए बिल्कुल बच्चे जैसी शिकायत की। डैड चाहते हैं मैं शादी कर लूं, और वो भी उस लड़की से जिसे मैं जानता तक नहीं। वेद ने चौंकते हुए पूछा, शादी? और किससे? शुभ ने अपनी चेयर रोकते हुए लापरवाही से कहा, किसी अन्वी सेहरावत से। वेद ने नाम दोहराया, अन्वी सेहरावत। उसके माथे पर सोच की हल्की लकीरें उभरी। ठीक है, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। लेकिन शुभ तुरंत नाराज हो गया। कुछ मत पता करना, बस डैड को जाकर बोल दे कि ये जिद छोड़ दे। मुझे मजबूरी में शादी नहीं करनी। कार छीन ली, कार्ड्स फ्रीज कर दिए। अरे भाई, ये भी कोई तरीका है? ऐसे थोड़ी होता है। उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वेद ने बस चुपचाप उसे देखा। उसे पता था, शुभ की आदत है हर बात से बचकर निकलने की। लेकिन अन्वी सेहरावत नाम वेद के दिमाग में गूंजने लगा था। शायद इस नाम के पीछे ही आने वाले दिनों की सारी कहानी छुपी थी। कुछ देर बाद सीन वेद के केबिन में। लैपटॉप स्क्रीन पर एक एक करके स्लाइड्स खुल रही थी। वेद अपनी असिस्टेंट द्वारा तैयार की गई फाइल को पढ़ रहा था। उसके सामने बड़े बड़े अक्षरों में नाम उभर कर आया, अन्वी सेहरावत, ग्रेटर देन उम्र 27 साल, स्किन टोन फेयर, हाइट 5 फीट 5 इंच, पेरेंट्स करण सेहरावत और आशी जिंदल सेहरावत, नेशनल लेवल प्लेयर, गोल्ड मेडल नेशनल व स्टेट चैंपियनशिप्स, दर्जनों मेडल्स उसके नाम। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी जारी। वेद ने फाइल धीरे से बंद की और कुर्सी पर टिक गया। आंखों में सोच की परछाई थी। इतनी टैलेंटेड लड़की, फिर डैड ने इसे शुभ के लिए ही क्यों चुना? उसके होठों से सवाल निकला मगर जवाब हवा में खो गया।